दिन दहाड़े हजारों लोगों की भीड़, टाइट सिक्योरिटी और अगले ही पल करोड़ों का सोना गायब, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी शोर के। ये 1994 की एक ऐसी परफेक्ट हाइस्ट थी जिसमें पुलिस के पास ना कोई सीसीटीवी था, ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट। उन शातिर चोरों को पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन था अगर वहां वो एक झूठा चाय का कप ना छूटा होता। आखिर इस एक मामूली कप ने सिर्फ 48 घंटे में इंडिया की सबसे बड़ी चोरी का पर्दाफाश कैसे कर दिया। वेलकम टू एविडेंस रूम। मैं हूं शिव। क्या आपको पता है कि जब हम किसी बड़े रेलवे स्टेशन पर चल रहे होते हैं तो हमारे बगल से गुजरने वाली भारी भरकम पार्सल ट्रॉलीज में क्या होता है? हम में से 99% लोग सोचते हैं कि उनमें अंग, कपड़े, फाइल्स या दुकानों का सामान होता है। लेकिन 1994 की इस ठंड वाली रात को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक ऐसी पार्सल ट्रॉली खड़ी थी जिसमें देश के सबसे बड़े बुलियन ट्रेडर्स का प्योर गोल्ड बार्स का कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट रहा है। ये कोई छोटा मोटा माल नहीं था, ये इतना सोना था जो किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को हिला सके। लेकिन जब तक आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तब तक भीड़ का हिस्सा बनकर कुछ लोग इस सोने को हवा में गायब कर चुके थे। पुलिस के पास इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए जीरो फॉरेंसिक डाटा था, क्योंकि 1994 के उस दौर में पूरा देश सिर्फ पेपर रिकॉर्ड्स पर चलता था। अगर आप सोचते हो कि आज के एडवांस ट्रैकर और डिजिटल सिस्टम्स के बिना किसी क्राइम को सॉल्व करना नामुमकिन है, तो अगले कुछ मिनट अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। आज हम स्टेप बाय स्टेप उन 4 शातिर दिमागों की कहानी को डिकोड करेंगे जिन्होंने इंडियन रेलवेज के सबसे बड़े सिक्योरिटी जोन को रद्दी समझकर चीर दिया, और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी इंसानी लापरवाही किसी भी क्रिमिनल की आखिरी रात बन जाती है। लेट्स डाइव इन। कहानी को डीपली समझने के लिए हमें चलना होगा नवंबर 1994 के उस पूरे हफ्ते में, जब दिल्ली के चांदनी चौक और करोल बाग के बड़े गोल्ड मर्चेंट्स एक बहुत बड़ी डील के लिए हरियाणा और बॉम्बे के रास्ते गोल्ड मंगवा रहे थे। सोना जब भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में मूव होता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए अलग से स्पेशल बोगी या हाई सिक्योरिटी पार्सल वैन्स लगाए जाते हैं। इन वैन्स में बड़े बड़े लोहे के लॉक्स होते हैं और इनकी सीलिंग बाकायदा सरकारी ऑफिसर्स की मौजूदगी में होती है। लेकिन इस पूरे किले में एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, और वह कमजोरी अंतर बैठा था एक अंदर का भेदी। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चोर को कैसे पता चलता है कि हजारों ट्रेन्स और लाखों डिब्बों में से किस स्पेसिफिक पार्सल वैन में सोना रखा है? इस हाइस्ट का जो मास्टरमाइंड था वो कोई आम सड़क छाप क्रिमिनल नहीं था। वो एक ऐसा शातिर दिमाग था जो पिछले कई सालों से रेलवे के पार्सल बुकिंग डिपार्टमेंट और शेड्यूलिंग विंग को क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। उसे पता था कि जब भी कोई हाई वैल्यू कंसाइनमेंट दिल्ली आता है तो उसके पेपर्स किस काउंटर पर क्लियर होते हैं। उसने बैंक के ऑफिशियल्स और रेलवे के एक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को मोटी रकम देकर घूस दी थी, और वहां से निकलवाया था वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट और टाइमिंग शीट जो सिर्फ टॉप ऑफिसर्स के पास होती है। उस ब्लूप्रिंट में साफ साफ लिखा था कि ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आकर रुकेगी, पार्सल वैन का कंपार्टमेंट नंबर क्या होगा, और उसे डी बोर्ड यानी ट्रेन से नीचे उतरने में कितना वक्त लगेगा। मास्टरमाइंड जानता था कि अगर वह स्टेशन के बाहर या किसी सुनसान रास्ते पर ट्रेन रोककर डकैती करेंगे तो तुरंत अलार्म बज जाएगा और पूरे स्टेट की पुलिस फोर्स एक्टिव हो जाएगी। इसलिए उसने एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अपनाई। उसने चुना देश का सबसे बिजी और सबसे घिरे हुए एरिया को, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। उसका मानना था कि जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहां लोग सबसे ज्यादा अंधे होते हैं। उसने इस ऑपरेशन के लिए 4 लोगों की एक कोर टीम बनाई। इस टीम में हर एक सदस्य का अपना एक स्पेसिफिक रोल था। एक का काम था भीड़ भटकाना, दूसरे का काम था गैस कटर्स और डुप्लीकेट कीज को हैंडल करना, और बाकी 2 लोगों का काम था भीड़ में घुल मिलकर सामान को सेफली स्टेशन के बाहर निकालना। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चट्टान था आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पेट्रोलिंग टीम, जो हर 15 मिनट में प्लेटफॉर्म का चक्कर काटती थी। मास्टरमाइंड ने इसका भी एक बहुत ही अजीब तोड़ निकाला, एक ऐसी टेक्निकल ट्रिक जिसका जवाब पुलिस के पास भी नहीं था। वो ट्रिक क्या थी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर पहले ये जानना जरूरी है कि उन्होंने स्टेशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी को कैसे छुपाया। आप जब भी किसी बड़े स्टेशन पर जाते हो तो आपको सबसे ज्यादा कौन दिखता है? लाल शर्ट और हाथ में ट्रॉली कुछ। हमारा दिमाग उन्हें देखने का इतना आदी हो चुका है कि हम उन्हें देखकर भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम बस उन्हें एक सामान उठाने वाला सदस्य समझते हैं। चोरों ने इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को अपना सबसे बड़ा कवर बनाया। उन्होंने दिल्ली के ही एक लोकल मार्केट से बाकायदा वही लाल कपड़े खरीदे और नकली ब्रास बैजेस बनवाए जिन पर कुली के सीरियल नंबर्स लिखे थे। ये उनका सबसे बड़ा पैटर्न इंटरप्ट था, क्योंकि अगर वो जीन्स और जैकेट में घूम गए तो सिक्योरिटी उन्हें पार्सल एरिया में देखकर तुरंत पूछताछ करती। लेकिन लाल कपड़े पहनते ही वो उस प्लेटफॉर्म के भूत बन गए। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुकी, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पैसेंजर्स अपना सामान लेकर उतर रहे थे और असली कुलीज डिब्बों की तरफ दौड़ रहे थे। इसी शोर और धुएं के बीच ये नकली कुलीज चुपचाप पार्सल वैन के बैक गेट के पास आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, वो एकदम काम थे। लेकिन तभी वहां पर 2 असली सिक्योरिटी गार्ड्स आकर रुक जाते हैं।
अब यहाँ पर अगर चोर थोड़ा सा भी पीछे हटते तो पूरा प्लान फेल हो जाता। मास्टरमाइंड ने तुरंत अपना बैकअप प्लान एक्टिव किया। स्टेशन के दूसरे कोने पर यानी प्लेटफॉर्म के बिल्कुल एंट्रेंस पर उनके 2 और साथियों ने बाकायदा एक फेक और वायलेंट झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे पर चिल्लाना और हाथ उठाना शुरू किया, जिससे ऐसा लगा कि प्लेटफॉर्म पर कोई बड़ा दंगा होने वाला है। भीड़ तुरंत उस तरफ भागी और उन गार्ड्स का ध्यान भी भटक गया। वो दोनों जवान अपनी लाठियां लेकर उस झगड़े को शांत करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, पीछे पार्सल वैन का एरिया बिल्कुल खाली हो गया। चोरों के पास अब सिर्फ 4 मिनट 39 सेकंड्स का विंडो था। इससे 1 सेकंड भी ज्यादा मतलब सीधे जेल। उन्होंने बिना वक्त गवाए अपने पास छुपाए हुए साइलेंट गैस कटर्स को निकाला। ये कोई आम गैस कटर नहीं थे। इनमें से आग की लपटें बहुत कम निकलती थी और साउंड बिल्कुल ना के बराबर था। उन्होंने पार्सल वैन के हैवी मेटेलिक डोर के लॉक्स को पिघलाना शुरू किया। लोहे की शीट्स जैसे ही गर्म होकर अलग हुई, उन्होंने अंदर हाथ डालकर उन वुडन बॉक्सेस को बाहर निकाल लिया जिन पर हाई वैल्यू की सरकारी सील्स लगी। उन बॉक्सेस का वजन इतना ज्यादा था कि एक आम आदमी उसे उठा भी न सके, लेकिन इन नकली कुलीज ने उन्हें बहुत ही नेचुरल तरीके से अपनी आयरन ट्रॉलीज पर सेट किया और भीड़ के बीच से लेकर निकल पड़े। सोना अब उनकी ट्रॉलीज पर था और वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से मेन एग्जिट की तरफ बढ़ गया। रास्ता बिल्कुल साफ था, लोग उनके बगल से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस ट्रॉली पर जो रद्दी जैसे डब्बा दिख रहा है, उसके अंदर पूरे देश का सबसे कीमती गोल्ड बार्स रखा हुआ था। वो स्टेशन के पीछे वाले VIP गेट और पार्सल लोडिंग डेक की तरफ गए, जहां आमतौर पर चेकिंग बहुत ढीली होती थी, क्योंकि वहां रोज हजारों ट्रक्स और लोडिंग बैलेंस आते जाते हैं। वो चुपचाप स्टेशन के बाहर निकल गए और बाहर खड़ी एक वाइड एम्बेसडर कार में सामान लोड करके दिल्ली की सड़कों पर गायब हो गए। अगले दिन सुबह जब रेलवे के सीनियर इन्वेंट्री मैनेजर्स और बुलियन ट्रेडर्स के रिप्रेजेंटेटिव स्टेशन पर पहुंचे तो उनका दिमाग चक्कर खा गया। पार्सल वैन का लॉक टूटा हुआ था और देश का सबसे बड़ा गोल्ड कंसाइनमेंट वहां से गायब था। पूरे रेलवे कंट्रोल रूम में भगम-भग मच गई। RPF के बड़े ऑफिसर्स और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को तुरंत इमरजेंसी कॉल भेजा गया। जब पुलिस स्पॉट पर पहुंची तो उन्हें समझ आ गया कि ये काम किसी छोटे चोर का नहीं है। ये एक प्रोफेशनल, कोल्ड ब्लडेड और हाईली कैलकुलेटेड इनसाइड जॉब है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पुलिस के पास ना कोई CCTV फुटेज थी और ना ही कोई आई विटनेस। कि भीड़ में सबने कुली को सामान ले जाते देखा था, पर किसी ने उनका चेहरा नोट नहीं किया था। केस एकदम ब्लाइंड लग रहा था। क्राइम ब्रांच के टॉप इन्वेस्टिगेटर्स ने जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 के उस एग्जैक्ट स्पॉट का माइक्रो इंस्पेक्शन शुरू किया तो उन्हें हर तरफ पैसेंजर्स के छोड़े हुए कचरे, मिट्टी और कोयले के निशान मिले। लेकिन उन सबके बीच पार्सल वैन से महज 10 मीटर की दूरी पर एक अंधेरे कोने में उन्हें 2 ऐसी चीजें मिली जिन्होंने इस पूरे ब्लाइंड केस का रुख ही बदल दिया। वहाँ पर 2 कांच के झूठे चाय के कप और एक आधा फटा हुआ रेलवे टिकट का टुकड़ा गिरा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बिजी स्टेशन पर चाय के कप और टिकट मिलना कौन सी बड़ी बात है। वहाँ में जेल जा चुका था। उसका नाम था सुरेश और वह हरियाणा के बॉर्डर के पास एक गांव में छुपा हुआ था। पुलिस के पास अब नाम था, हुलिया था और सस्पेक्ट का बैकग्राउंड था। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी थी। चोरी को हुए 36 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। अगर उन्होंने सोना किसी ज्वेलर को बेचकर पिघला दिया तो कोर्ट में कभी सबूत पेश नहीं किया जा सकेगा। क्राइम ब्रांच ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी टॉप टीम्स को हरियाणा बॉर्डर की तरफ रवाना किया। उन्होंने पूरे इलाके में लोकल इन्फॉर्मर्स और खुफिया नेटवर्क्स को एक्टिव कर दिया। तभी स्टेशन के बाहर के एक लोकल चाय वाले और टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि चोरी की रात उन्होंने उसी सुरेश और उसके साथियों को एक व्हाइट एम्बेसडर कार में भारी बैग्स लोड करते देखा था। ड्राइवर ने एक बहुत जरूरी क्लू दिया। उस कार की पिछली एक हेडलाइट टूटी हुई थी और उस पर ब्लैक टेप लगा हुआ था। पुलिस ने बॉर्डर के सारे चेक पोस्ट पर इमरजेंसी नाकाबंदी लगा दी और हर एक व्हाइट एम्बेसडर कार को चेक करना शुरू किया। और फिर चोरी के ठीक 48 घंटे बाद बॉर्डर के एक सुनसान रास्ते पर उन्हें वह गाड़ी दिख गई। जैसे ही उस एम्बेसडर कार ने पुलिस की नाकाबंदी देखी, ड्राइवर ने गाड़ी को कच्चे रास्ते पर दौड़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गाड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। शेव की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये साफ है कि जब पुलिस ने उन चारों को कार से बाहर निकाला और गाड़ी की डिक्की को खोला तो वहां मौजूद हर एक ऑफिसर की आंखें फटी की फटी रही। डिक्की के अंदर और पिछली सीट के नीचे बने गुप्त खानों में वही वुडन बॉक्सेस रखे हुए थे। जब उन बॉक्सेस के ताले तोड़े गए तो अंदर प्योर गोल्ड बार्स चमक रहे थे। करोड़ों का वो सोना बिल्कुल अनटच्ड और सेफ था। चोरों ने पूरी प्लानिंग बहुत परफेक्ट की थी। उन्होंने डिस्गाइज किया, भीड़ भटकाया, CCTV के ना होने का फायदा उठाया, लेकिन वह ये भूल गए कि उनकी एक छोटी सी लापरवाही, वो चाय पीने की आदत और कप को वहीं छोड़ देना उन्हें सीधे उम्र कैद की तरफ ले जाएगी। ये केस हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। आपका प्लान कितना भी फुल प्रूफ क्यों ना हो, आपकी एग्जीक्यूशन कितनी भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, एक छोटी सी ह्यूमन एरर जैसे एक चाय का कप वहीं छोड़ देना आपके पूरे ऑपरेशन को मिट्टी में ला सकती है। कन पर यह बात हमेशा साबित होती है कि कानून के हाथ हमेशा शातिर से शातिर क्रिमिनल से एक कदम आगे होते हैं।
दिल्ली पुलिस की इस धांसू इन्वेस्टिगेशन ने महज 48 घंटे के अंदर पूरा का पूरा करोड़ों का सोना सेफली रिकवर किया और उन क्रिमिनल्स को उनकी सही जगह यानी जेल के पीछे पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1994 के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गोल्ड हाइस्ट की। अगर आपको इस तरह के माइंड बेंडिंग हाइस्ट केसेस और हमारी ये डीप इन्वेस्टिगेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको क्या लगता है, अगर वो चोर वो चाय का कप और टिकट वहाँ ना छोड़ते तो क्या 1994 के उस दौर में पुलिस उन्हें कभी पकड़ पाती? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि